जय हिंद। देखो, ये है वेस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट का एरिया एंड ये रीजन में हो रहा है वार। भाई लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है वार को होते हुए। प्रॉब्लम हमारा वार पे नहीं है भाई, वार जहाँ पे हो जाए हमारा क्या मतलब। नेशनल इंटरेस्ट जहाँ पर होगा हमारा इंटरेस्ट वहाँ पर होगा। वार कहीं भी हो जाए, रसिया और यूक्रेन में वार हुआ, हमको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो वार हो रहा है यहाँ पर हमको प्रॉब्लम हो रहा है। मिडिल ईस्ट जो है ये पूरी दुनिया का 50% एनर्जी सप्लाई करता है, चाहे वो एलपीजी गैस हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, उसको सप्लाई करता है। एंड पूरी दुनिया इस एरिया से पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह खरीदता है। एंड इस खरीद बिक्री के चलते इंडिया भी इस एरिया से पेट्रोल, डीजल वगैरह खरीदता है। बेसिकली पेट्रोलियम खरीद के उसको रिफाइन वगैरह करके हम यूज करते हैं। एंड इन एरिया में वार चलते चलते 1 महीने से ऊपर हो चुका है एंड इसका नतीजा ये 1 हफ्ते के अंदर दिखना शुरू हो चुका है बड़े लेवल पर। खैर देखो, हमारे पास कुछ रिजर्व वगैरह होते हैं और दुनिया का हर एक कंट्री के पास कुछ ना कुछ रिजर्व वगैरह होते हैं। जैसे कि हमारे पास 25 दिन का रिजर्व था एंड चाइना के पास 60 दिन के करीब का रिजर्व पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रखने के लिए कैपेसिटी है। इन दिनों के अंदर तो कोई भी कंट्री अपना फ्यूल प्राइस को कंट्रोल कर सकता है अपना रिजर्व को यूज करके। लेकिन उसके बाद जब हमारा रिजर्व का टैंक खत्म होगा तो हम लोग और ऑयल डिमांड करेंगे, लेकिन सप्लाई तो ऑयल का है नहीं। उसके वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड इसका एक मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है भाई साहब ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर। एंड स्पेशली अगर तुम देखोगे तो एशियन एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट है इन कंट्रियों के ऊपर फ्यूल के लिए। हाँ खैर, हम रसिया से अभी अभी ऑयल परचेज करना शुरू किए बड़े तादाद पर। उससे पहले लगभग 50% ऑयल हमारा मिडिल ईस्ट के कंट्री फुलफिल करते थे। रसिया से कुछ 30% 35% का आता था एंड अदर कुछ छोटे छोटे कंट्री से और 10-20% आके हमारा कोटा पूरा हो जाता था जो भी एनर्जी यूज हम करते हैं। एंड इसका इम्पैक्ट हर एक इंडस्ट्री के ऊपर पड़ रहा है, चाहे वो पेट्रोल पे चलने वाला इंडस्ट्री हो, चाहे वो जेट फ्यूल पे चलने वाला इंडस्ट्री हो, चाहे वो डीजल पे चलने वाला इंडस्ट्री हो, कोई भी एरिया हो इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ही अपने जड़ पे है। देखो, एविएशन इंडस्ट्री में अगर तुम देखोगे पूरी दुनिया का ऑन एन एवरेज देखा जाए, अगर एक फ्लाइट के ऊपर 100 रुपए खर्चा होता है तो 32% का सिर्फ फ्यूल का खर्चा होता है। एंड ये फ्यूल जो है इसको बोलते हैं जेट फ्यूल। एंड ये जेट फ्यूल का प्राइस बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। एक दिन के अंदर प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है 10-20% के करीब। एंड इसके वजह से अगर तुम देखोगे मैक्सिमम एयरलाइन कंपनी लॉस में चलते हैं। खैर 1-2 कंपनी है जो प्रॉफिट में चलते हैं क्योंकि उनका मैनेजमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जो छोटे छोटे एयरलाइन कंपनी है जैसे कि एयर एशिया, ये लॉस में चल रहे हैं। पता ही नहीं है भाई साहब कल सुबह कॉस्ट कितना होगा फ्यूल का एंड हम लोग कितना टिकट प्राइस चार्ज करेंगे। हाँ, कुछ हद तक हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन 100% हम लोग इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड उसके बाद जो भी कॉस्ट है, ये स्टाफ कॉस्ट 18%, ये तो फिक्स है। ये मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट 12%, एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड ओनरशिप। खैर एयरक्राफ्ट जो कंपनियां यूज करते हैं ये खुद अपना एयरक्राफ्ट यूज नहीं करते हैं मैक्सिमम टाइम पर, क्योंकि एयरक्राफ्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो ये भाड़े पे लेना पसंद करते हैं। जैसे कि तुम लोग कार वगैरह रेंट पे लेते हो कहीं जाने के लिए अपना शहर में या कोई और जगह अपना डेस्टिनेशन जो भी हो, उसी तरह ये 20 साल के लिए 30 साल के लिए कोई भी कंपनी लीज ले लेगा, चाहे वो एयरबस से हो या बोइंग से हो, और हर मंथ EMI पेमेंट करता रहेगा। एक तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बचा लेगा। एयरक्राफ्ट खरीदने का जो पैसा है ये कहीं पर अदर जगह हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, धीरे धीरे करके एक लंबे टाइम पे कंपनियों को पैसा देना पड़ेगा। इस वजह से कंपनियों के ऊपर फाइनेंशियल लोड भी कम पड़ता है। तो अगर उसका परसेंटेज देखोगे तो 100 में से 12 रुपए खर्च होता है। एंड एयरपोर्ट का जो भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसको नेविगेट वगैरह करते हैं, यहाँ पर 10% पैसा जाता है। सेल्स एंड मार्केटिंग में लगभग 8% पैसा जाता है। एंड जो भी फूड वगैरह रहा और लॉन्च वगैरह जो भी पैसा लगता है वो कॉस्ट 8% के करीब रहता है एविएशन इंडस्ट्री में। एंड फॉर दैट रीजन कि भाई फ्यूल ही 32% खा जा रहा है। एंड लेट्स इमेजिन फ्यूल का प्राइस डबल हो गया, लगभग 64 हो गया, कैसे एक कंपनी सर्वाइव करेगा भाई। कंपनी एकदम से लॉस में तो चला जाएगा ना भाई 32 रुपीज का। खैर अगर 10% प्रॉफिट ही मान लो तो जो 100 रुपए खर्च कर रहा है कंपनी और लेट सपोज 110 रुपए कमा रहा है, तो भाई साहब 22 रुपए ज्यादा उसको कॉस्ट पड़ेगा। सीधा सीधा आकर लॉस हो जाएगा कंपनी का ड्यू टू द रीजन ऑफ ये वार। और ये वार के चलते पूरी दुनिया का लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है सिर्फ, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया, हर एक कंट्री के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है।
एंड देखो ये जो कॉस्ट 32% यानी कि 32 रुपीज लेट्स मान लो, अगर ये 64 रुपीज हो गया, और सोचने की भी बात नहीं है, हो चुका है, मैं अभी बताने वाला हूँ प्राइस कितना था और कितना हो गया है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ये ऑब्वियसली बात है भाई साहब हमसे लिया जाएगा, टिकट प्राइस के ऊपर ऐड किया जाएगा, क्योंकि कंपनी तो बियर नहीं करने वाला है ना। कंपनी क्यों लॉस करेगा भाई, हर एक कंपनी अपना टिकट प्राइस को इंक्रीज कर देगा। और बात सिर्फ इतना नहीं है, देखो खैर ठीक है टिकट प्राइस तो इंक्रीज होगा ही होगा फ्यूल प्राइस को देखते हुए, लेकिन एक और प्रॉब्लम एविएशन इंडस्ट्री में है। लेट्स सपोज इंडिया में यहाँ पर महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमको जाना था तुर्की और वार हो रहा है यहाँ पर, तो हम लोग सीधा यहीं से यहाँ तक नहीं जा सकते, ये रूट हमारा हो गया है बंद। हमको लेट्स सपोज ये एरिया पकड़ना पड़ेगा, ये रास्ता, यहाँ पर वार चल रहा है और फ्लाइट के ऊपर बम वगैरह लगने की चांस बहुत ज्यादा है, तो कंपनियां ऐसे तो किसी की भी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकते, तो यहाँ पर डबल रास्ता चल के जाएंगे। और इसके वजह से क्या होगा भाई, फ्यूल भी 2 गुना खर्च होगा यहाँ पर, और प्राइस तो फ्यूल का डबल हो ही गया है और फ्यूल 2 गुना खर्च होगा, यानी कि लगभग 4 गुना ज्यादा पैसा लग जाएगा कॉस्ट फ्यूल का एविएशन इंडस्ट्री में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एंड इस एरिया में एक कंट्री है यूएई। एविएशन इंडस्ट्री में बोला जाता है कि ये ट्रांजिट पॉइंट है पूरी दुनिया का फ्लाइट के मामले में। यूएई में अगर तुम जाओगे तो पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ फ्लाइट वगैरह मिल जाएगा, एंड ये एरिया अभी बंद हो चुका है। तो अगर हमको कहीं पर जाना है तो घूम घूम के जाना है, और एविएशन कंपनी को 4 गुना का ज्यादा कॉस्ट पड़ रहा है। एंड इसको एविएशन कंपनी 2-3 सप्ताह से प्लान करके कंट्रोल वगैरह कर रहे थे, लेकिन अभी हाथ से धागा छूट चुका है। एंड इसके वजह से भाई अभी कुछ दिनों के अंदर तुमको देखने को मिल जाएगा टिकट प्राइस बढ़ते हुए, एंड इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। एंड स्पेशली अगर देखोगे तो एशियन कंट्री के ऊपर ज्यादातर पड़ेगा, एंड इन्फ्लेशन यहाँ पर हमारा ऊपर जाएगा, ये तो फिक्स है भाई। इसके चलते इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है पता है, देखो साउथ कोरिया में एक कंपनी है कोरियन एयर, ये कंपनी अपना इमरजेंसी मैनेजमेंट मोड एक्टिवेट कर चुका है ये फ्यूल शॉर्टेज वगैरह की वजह से। एंड अगर नेपाल में तुम देखोगे, नेपाल में गवर्नमेंट लगभग 17 रुपए प्राइस हाइक कर चुकी है। अब जो भी जेट फ्यूल अगर कोई भी कंपनी खरीदता है, लेट सपोज उसको 100 रुपए का पड़ता था लीटर, तो अभी 117 रुपए पड़ रहा है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये और ज्यादा ऊपर जाएगा। एंड अगर 2 महीने पीछे देखोगे तो जो जेट फ्यूल है उसका पर बैरल कॉस्ट लगभग $95 के आसपास था। एंड एक बैरल में अगर देखोगे तो 159 लीटर का जेट फ्यूल होता है, लेकिन अभी यही सेम बैरल $185 का हो चुका है। कैसे बियर करेगा एक कंपनी बताओ, लगभग डबल होके बेचा जा रहा है। एंड फॉर दैट रीजन कंपनी अभी सर्वाइवल मोड पे जा रहा है। एंड ये जो फ्यूल प्राइस है इसका इंक्रीज होने का प्रभाव कंपनियों के बैलेंस शीट के ऊपर पड़ने जा रहा है, एंड कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर पड़ ही गया है भाई मान लो। एंड इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे तो पड़ ही रहा है भाई साहब, लेकिन यूरोप के ऊपर बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि यूरोप भी यहीं से पेट्रोल वगैरह खरीदता है। खैर अमेरिका के पास अपना पेट्रोल वगैरह है एंड ये मैनेज कर ले रहा है, लेकिन अमेरिका के चलते पूरी दुनिया अभी संकट में है। यूरोप वाले भी फंस गए हैं। रशिया तो खुद का अपना पेट्रोल वगैरह यूज कर लेता है, उसको इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर आ रहा है फ्यूल प्राइस के चलते। एंड अगर स्पेसिफिक इंडिया की बात करोगे तो लेट सपोज 100 रुपए का कंपनियों को जेट फ्यूल का प्राइस पड़ता था, अभी लगभग 125 रुपए का पड़ रहा है भाई साहब। और इस पे भी गवर्नमेंट छूट वगैरह देके कंपनियों को रिलैक्सेशन वगैरह दे रहा है कि इन्फ्लेशन अभी के टाइम पर कंट्रोल में रहे। एंड डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि और 2-3 हफ्ता ये वार चलने वाला है, भगवान ना करे 2-3 हफ्ता और ये वार चले, जल्दी से जल्दी ये हो जाए, लेकिन मेरे को तो लग रहा है चल ही जाएगा भाई। 2-3 हफ्ता क्या उसके ऊपर भी चल सकता है। उसका मल्टीपल रीजन है, ये आने वाले वीडियोस में एक एक करके बताने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।